नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे बड़ी खबर से करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे। कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री के घर पर कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की राष्ट्रपति की सिफारिश पर मुहर लगाई गई। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी। दरअसल सभी पार्टियों से बात करने के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति गई। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी। दरअसल सभी पार्टियों से बात करने के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी थी। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल की सिफारिश पर अंतिम मुहर लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट को भेजा था। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा भंग होने के साथ ही दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव अब नहीं होंगे। इन 3 सीटों पर पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख कल की थी। दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पार्टी ने मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। कमल का फूल और देश के भारत के सर्व लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास की गाथाओं पर हम यह चुनाव लड़ेंगे। साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पिछले चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था। महाराष्ट्र में हमने कोई तय किया क्या? हरियाणा में कोई तय किया क्या? दिल्ली में बहुमत प्राप्त करें, दिल्ली में सरकार बनाए, पार्टी तय कर देगी कि कौन मुख्यमंत्री हो। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद जो भी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो सरकार को लीड करेगा। विधानसभा भंग होने के बाद आगे की रणनीति के लिए दिल्ली बीजेपी ने अहम बैठक की, जिसमें दिल्ली के बीजेपी के सभी सांसद और विधायक शामिल हुए। विधानसभा भंग किए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जीत गई और बीजेपी हार गई। सरकार बनाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंत में दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी। दिल्ली जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार 45 से ज्यादा सीटें आएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़कर इस ईमानदार राजनीति को पूर्ण बहुमत देगी। आशुतोष ने कहा कि बीजेपी को जीत का भरोसा होता है, तभी वो सीएम कैंडिडेट का ऐलान करती है। दिल्ली में बीजेपी हारने वाली है, इसलिए सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। आप प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है कि एक सवाल महामहिम एलजी के नाम। सरजीत 3 पार्टियों को चाय पिलाने में 8 महीने क्यों लग गए? पानी उबलने का इंतजार हो रहा था या फिर दिल्ली के उबलने का? कांग्रेस ने भी दिल्ली में चुनाव का रास्ता साफ होने पर खुशी जाहिर की है। हम लोग हमेशा चाहते थे चुनाव हो दिल्ली में, कांग्रेस यही चाहती थी और स्वागत है इस बात का। चुनाव होंगे तो बहुत अच्छा होगा। दिल्ली के बवाना इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। इलाके में मुहर्रम के दौरान ताजिया निकालने के विरोध को लेकर तनाव के हालात हैं। रविवार को यहां हुई एक महापंचायत में ताजिया के निकालने का विरोध करने का फैसला हुआ था। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने दोनों गुटों के साथ बैठक की और शांति का रास्ता निकालने की कोशिश की, जिसके बाद एक गुट ने विवादित रूट से ताजिया जुलूस नहीं निकालने का भरोसा दिया था। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस बार भले ही 63 विधायक ही चुने गए, लेकिन अगले चुनाव में 180 विधायक के साथ पूर्ण बहुमत लाकर दिखाऊंगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान को बीजेपी को धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। उद्धव ने इस बयान के बहाने जता दिया है कि शिवसेना को विपक्ष में बैठने में गुरेज नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने संदेश दे दिया है कि सरकार में शामिल होने पर बीजेपी पहले अपना प्रस्ताव दे, वरना शिवसेना विपक्ष में बैठने को तैयार है। सूत्र बताते हैं कि अगर शिवसेना विपक्ष में बैठी तो उसके विधायक सदन आसानी से चलने नहीं देंगे। खबर है कि 10 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा।
उद्धव अपने सभी 63 विधायकों के साथ पुणे के एकवीरा माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां उन्होंने विधायकों के साथ आगे की रणनीति बनाई। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने जो भी वायदे जनता से किए हैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। राणे ने कहा कि एकनाथ खड़से को छोड़कर किसी भी मंत्री के अंदर वादे पूरे करने की कुव्वत नहीं है। अगले 6 महीने इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। फडणवीस की मां यहां हमेशा पूजा के लिए आती भी रहती हैं। नागपुर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने विकलांग दोस्त जयसिंह चौहान से मुलाकात की। अपने पुराने मित्र के सीएम बनने से जयसिंह बेहद गदगद हैं और उन्होंने फडणवीस को बधाई दी। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन टूट सकता है। पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप ने अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दिया गया। प्रदेश बीजेपी का मानना है कि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने पर नुकसान हो सकता है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों में बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु पहुंचकर सेतु समुद्रम का हवाई सर्वे किया। उन्होंने कहा कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बिना राम सेतु से छेड़छाड़ किए पूरा किया जाएगा। ओडिशा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने बीजेटी सांसद रामचंद्र हांसदा को गिरफ्तार किया है। 2 पूर्व विधायकों हितेश बगरट्टी और सुवर्णा नाइक की भी गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव की संपत्ति 6 साल में 10 गुना बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 10 करोड़ 49 लाख बताई है। यूपी के एटा में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे हंसराज वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। यूपी की बदहाल परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ब्राजील के स्टडी टूर पर गए हुए हैं। मंत्री जी के साथ उनका परिवार, निजी सचिव और प्रमुख सचिव का भी परिवार गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्राजील के इस स्टडी टूर पर सिर्फ 3 अधिकारियों को जाना था, लेकिन सबके परिवार मिलाकर करीब 1 दर्जन लोग इस टूर पर गए हैं। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव को अब दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करना होगा। लालू प्रसाद यादव टाइप 8 के 25 तुगलक रोड बंगले में रहते हैं। बीमारी का हवाला देकर लालू यादव ने बंगला खाली करने के लिए 1 साल की मोहलत मांगी थी। लालू की ये मोहलत 31 अक्टूबर को खत्म हो गई। सरकारी बंगला खाली न करने पर पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू हो गई है। बूटा सिंह को दिल्ली के 11A 3 मूर्ति मार्ग बंगला 24 जून को ही खाली करना था, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। महाराष्ट्र के 21 पूर्व मंत्रियों ने अपना सरकारी बंगला अभी तक खाली नहीं किया है। जिन मंत्रियों ने बंगले खाली नहीं किए हैं, बंगला खाली करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। दिल्ली पुलिस को सुनंदा पुष्कर के 2 ईमेल अकाउंट से अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के ईमेल से कई बड़ी हस्तियों के आईपी एड्रेस मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस सुनंदा के फेसबुक अकाउंट की डिटेल के इंतजार में है। पुलिस को उम्मीद है कि सुनंदा के फेसबुक से मेहर और सुनंदा के बीच की बातचीत का पता चल सकता है। हरियाणा के कैथल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इमाम बुखारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता इमाम की बेटी की ताजपोशी में पीएम को नहीं बुलाने से नाराज हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डीएमके कार्यकर्ताओं ने दूध के बढ़े हुए दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दूध के दाम अचानक 10 रुपये तक बढ़ाए जाने से नाराज हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आर्मी की फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत का मामला सामने आया है। आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। इस मामले पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दुख जाहिर किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मामले की जांच कराने की बात कही है। वाघा बॉर्डर पर रविवार को हुए आत्मघाती धमाके के बाद सीमा से सटे गांव के लोग दहशत में हैं। वो ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूर तक कई घरों पर दरारें आ गई हैं। पॉप सिंगर हनी सिंह के अपहरण की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। हनी सिंह की किडनैपिंग की साजिश रचने वाले इन बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 14 विदेशी पिस्टल भी बरामद किए हैं, जो करोड़ों की हैं।
कर्नाटक पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। यादगीर जिले की पुलिस ने सरेआम एक युवक की लाठों से जमकर पिटाई कर दी। मोबाइल चोरी के आरोप में इस युवक को यादगीर बस स्टैंड पर पकड़ा गया। लोगों ने पुलिस को सौंपा तो पुलिस वाले सड़क पर ही इंसाफ करने लगे। कर्नाटक की यादगीर जिले की पुलिस ने बेरहमी से इस युवक को पीटा और एक के बाद एक दर्जनों लाठियां इस पर बरसा दी। इस पुलिस वाले ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। वो इस युवक के शरीर पर जहां तहां अंधाधुंध लाठियां बरसाता रहा। एक पुलिस वाला इस युवक का कॉलर पकड़े हुआ था और दूसरा पुलिस वाला लाठी लेकर इस पर बेरहमी से फिर पड़ा। युवक रहम की गुहार लगा रहा था, बार बार सॉरी बोल रहा था, लेकिन इस पुलिस वाले पर ऐसी सनक सवार हुई कि लाठियां रुकी ही नहीं। चारों तरफ भीड़ जमा थी, लेकिन पुलिस वालों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इन सनकी पुलिस वालों की हरकत से हर कोई दंग रह गया। लोगों ने गिरफ्तार करने के लिए चोरी के आरोपी को पुलिस को सौंपा था, लेकिन पुलिस ने पहले इसकी जमकर पिटाई की, तब उसे थाने ले गई। बिहार के बेगूसराय में भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। विष्णुपुर इलाके में चोरी के आरोपी दो युवकों की लोगों ने सरेआम पिटाई की। दरअसल इन दोनों ने चोरी का जुर्म कबूल लिया था, जिसके बाद पंचायत ने दोनों की सरेआम पिटाई का आदेश दिया और फिर भीड़ इन पर टूट पड़ी। इन दोनों युवकों का पहले हाथ पैर बांध दिया गया और फिर भीड़ ने लाठी और लात भूसे से दोनों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद भीड़ ने दोनों के गले में तख्ती डालकर गांव में भी घुमाया। दोनों पर पंचायत ने 11,11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद कार सवार लड़के आधे घंटे तक इसमें फंसे रहे। असम के खटखटी में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद कार सवार लड़के आधे घंटे तक इसमें फंसे रहे। असम के खटखटी में ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हरियाणा के पंचकुला में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग कार में बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद के झपके आने की वजह से कार बस से टकरा गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महज 500 रुपए के लिए 2 परिवारों के बीच गोलियां चल गईं। कोतवाल इलाके में हुई सरेआम फायरिंग में 2 लोग घायल भी हो गए। गाजियाबाद में पुलिस ने अभियान चलाकर 24 घंटे के अंदर 444 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियान को ऑपरेशन स्टॉर्म का नाम दिया था। यूपी के बलरामपुर में आपसी विवाद पर एक शख्स ने 2 भाइयों पर गोलियां चला दी। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुणे के हड़पसर इलाके में एक दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक उसके सामने बने घर में चोरी करने आए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के निन्हौरा गांव में एक लड़की की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश के पास से पुलिस ने एक कुल्हाड़ी बरामद की है। दिल्ली के रानीबाग के घर में अंदर घुसकर चोरों ने 25 लाख की चोरी को अंजाम दिया। घर में सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए पंजाब गए थे। लौटे तो घर देखकर सख्ते में आ गए। महाराष्ट्र के नासिक में सी प्लेन की कामयाब लैंडिंग करवाई गई। गंगापुर डैम पर 9 सीटों वाले इस प्लेन को लैंड कराया गया। लखनऊ और अलीगढ़ में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुहर्रम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। अमृतसर में सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के ननकाना साहिब के लिए रवाना हुआ। ननकाना साहिब में सिखों के पहले गुरु नानक देव का 545वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। वाराणसी में गंगा महोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तरह तरह के नृत्य ने लोगों का मन मोहा और आसमान में जमकर आतिशबाजी भी हुई। राजस्थान के पुष्कर में विदेशी मेहमानों के बीच साफा बांध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 11 विदेशी जोड़ों ने हिस्सा लिया और बेल्जियम के दंपति ने बाजी मारी। जयपुर में सेल्फी लेने का अनोखा रिकॉर्ड बना। एक साथ एक जगह जमा होकर 1100 लड़कियों ने सेल्फी लेकर ये रिकॉर्ड बनाया। बेटी रत्न समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में शोहरत पाने वाली लड़कियों को सम्मानित किया गया था, जहां इन 1100 लड़कियों ने एक साथ सेल्फी ली।
भुवनेश्वर में 21 साल के एक लड़के को सिक्के जमा करने का शौक है। उनके पास देसी, विदेशी, पुराने, नए कुल मिलाकर 40,000 सिक्कों का कलेक्शन है। यूपी के इटावा में सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी में शेरों की हालत बिगड़ रही है। एक शेरनी की मौत के बाद बीमार शेर को देखने उद्यान मंत्री शिव प्रताप सिंह पहुंचे। डॉक्टर शेर के इलाज में जुट गए हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कीचड़ में भरे एक गड्ढे में एक हाथी फंस गया। बचाव कर्मियों ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर बना वेटलैंड रिजर्व इन दिनों विदेशी पक्षियों से गुलजार है। यहां आई हजारों साइबेरियन पक्षियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।